अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू CSS सिंक एंड इनसाइट। आज का आर्टिकल ये हम डिस्कस करेंगे और इसको हम कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ओवर द पैसेज ऑफ टाइम न्यूज़ जो है वो पुरानी हो जाती है, लेकिन हम लोग यहाँ पे न्यूज़ नहीं कवर कर रहे होते। हम उसके अंदर से ना उसके बैकग्राउंड नॉलेज के साथ अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं, ताकि जो हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डेफिनेटली उसी को यूज़ करके एट द एंड ऑफ द डे हमने एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उसे ब्रेक डाउन करना होता है और टोटली आपके अपने ऊपर होता है। ठीक है, अच्छा जनाब, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो कहता है ट्रम्प आइज राउंड टू। अब राउंड टू की यहाँ पे बात कर रहा है ऑफ इस्लामाबाद टॉक्स विद इन डेज़ के, क्योंकि ये न्यूज़ कल की है। वैसे मतलब कि 2 हफ्तों के अंदर, 2 वीक्स के अंदर अंदर एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो है इस्लामाबाद के अंदर दोबारा निगोसिएशन टॉक्स हों, और वो राउंड क्या होगा, राउंड 2 होगा, सेकंड होगा। इससे पहले जो राउंड 1 की बातें थी सारी की सारी A to Z जो भी डेवलपमेंट्स थी वो हम लोगों ने अपनी लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर कवर किया। ठीक है, और आज हम लोग फिर उसके बाद क्या हुई, टॉक्स हो गई हैं, और टॉक्स के बाद जो है अभी की तक की जो सारी डेवलपमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब कि पोस्ट टॉक्स जो हैं, टॉक्स अगर हमको मैं ये कहूँ टॉक्स राउंड 1 की अगर हम बात करें, तो उसके बाद अब तक जो जो चीज़ें हुई हैं, जैसे जैसे चीज़ें हुई हैं, वो सारी की सारी हम लोग कवर करेंगे इसी एक आर्टिकल की मदद से। ठीक है, मेन न्यूज़ देख लेते हैं। वो कहता है कि से डायलॉग विद ईरान रिज्यूम विद इन डेज़। ये ट्रंप ने कहा है कि 2 दिनों के अंदर बात करेंगे। ठीक है, शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरेबिया और तुर्की के जो हैं वो कहाँ पे गए हुए हैं, दौरे पे गए हुए हैं, और उनके साथ कौन है, सफदार साहब भी हैं। चाइना ने ये वार्न किया है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये वाली समझने वाली है, ब्लॉकेड ऑफ स्टेट ऑफ हार्मोज, कि अगर आप लोगों ने ये बंद की, ब्लॉकेट का मतलब होता है टोटली क्लोज कर देना। ठीक है, कोई चीज़ मतलब ये स्टेट ऑफ हार्मोज है, उसके अंदर भी कोई चीज़ नहीं आएगी और वहाँ से बाहर भी चीज़ नहीं होगी। ये टोटली का टोटली जो है USA कह रहा है कि इसको मैं ब्लॉक करूँगा। तो उसने ये कहा कि अगर आप ये करेंगे तो डेफिनेटली कन्फ्रंटेशंस जो हैं, टेंशंस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगी। क्यों अब चाइना का यहाँ पे डेफिनेटली नेशनल इंटरेस्ट आ गया है। कैसे आ गया, वाई एंड हाउ, वो भी हम देखते हैं। इरानियन प्रेसिडेंट प्रेज स्टेट्स फॉर स्टांसेस अगेंस्ट वार मॉन्गरिंग इसराइल। वार मॉन्गरिंग होता है ऐसा कंट्री या ऐसी स्टेट जो कि जंग को तूल दे रही हो, मतलब कि ये क्रिटिसिज्म इसराइल पे ये है कि शायद ये वॉर जो है वो शायद USA ना लड़ता। ठीक है, तो इसके पीछे इसराइल था, और इसराइल की बिहाफ पे USA ये इस वॉर के अंदर ईरान US की वॉर में कूदा। ठीक है, और उसको नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो इस इसराइल वॉर मॉन्गरिंग, इस पे जो है वो प्रेज़ किसने की है, ईरानी प्रेसिडेंट ने। उसने क्या कहा है, क्योंकि ना हम देखते हैं कि यहाँ पे इटली आ गया, ठीक है, उसके बाद फ्रांस आ गया, उसके बाद EU आ गया, उसके बाद चाइना आ गया इटसेल्फ। ठीक है, UN के बहुत सारे मेंबर्स आ गए, बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो ये कह रहे हैं ये इसराइल जो है वो एस्केलेशन की तरफ जो है वो दुनिया को लेके जा रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया। तो इस चीज़ को ईरानियन प्रेसिडेंट ने कि अच्छा जनाब, आप इसको आप लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसराइल को, ताकि आपको पता चला कि सारा जो है ये मामलात के पीछे कौन है, इसराइल है। तो इस चीज़ को उन्होंने प्रेज़ किया है। मैक्रोन किसका है, फ्रांस का है डेफिनेटली। उसने भी ट्रंप को और पज़ेशियान को कहा है कि जनाब आप टॉक्स के ज़रिए बात करें और लेबनान को भी किसमें इंक्लूड करें, सीज़ फायर। लेबनान बहुत मेन इंपॉर्टेंट है इस वक्त टॉक्स के अंदर। जी ने क्या किया, UAE की लीडरशिप से मिला है और 4 पॉइंट प्रपोजल दिए हैं। किसके लिए, अगेन ये मिडल ईस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। इससे पहले इन 4 पॉइंट प्रपोजल से पहले हमने पाकिस्तान और चाइना ने मिल के 5 पॉइंट दिए थे ये मिडल ईस्ट वॉर के लिए। ठीक है, पीस टॉक्स के लिए, वो भी हमने कवर किया। इसके ये 4 पॉइंट्स, इसको भी हम देखेंगे कि चाइना जो है वो कैसे खुद को एज अ सॉफ्ट पावर कर रहा है। तो इस आर्टिकल के अंदर डेफिनेटली ये सारा लंबा चौड़ा आर्टिकल तो है, लेकिन इसको हम यहाँ पे तोड़ तोड़ के समझते हैं। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें इस आर्टिकल से मिलेंगी ना, सबसे पहले हमें आइडिया होगा कोरेसिव डिप्लोमेसी का डिटेल में। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है और बार बार USA के कॉन्टेक्स्ट में आ रही है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमें बैलेंस ऑफ पावर का आइडिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिबेट है बैलेंस ऑफ पावर की। उसके बाद जनाब एक और चीज़, मल्टीपोलर, बार बार बात हो रही है मल्टीपोलर। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो कैसे ये वॉर जो है वो शेप कर रही है। ठीक है, इस चीज़ का हमें आइडिया होगा। देन उसके बाद स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट, ठीक है, जैसे स्टेट ऑफ हार्मोज वगैरह, स्ट्रेटेजिक चॉक पॉइंट जो हैं उसका हमें जो है वो आइडिया होगा। ठीक है, अब ये एक चीज़ यहाँ पे करनी है, इस चॉक पॉइंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कैसे, पहले देखें, पहले हम लोग क्या कह रहे थे, लास्ट वाले आर्टिकल्स में हमने बात की थी कि वो बार बार ये कह रहा था कि हार्मोज को क्या कर दें, आप लोग ओपन कर दें। ठीक है, वो कौन कह रहा था, US कह रहा था, ट्रम्प कह रहा था, ये जो भी है। उसके बाद अब वो उसकी अब जो है ना डिबेट चेंज हो गया। अब वो उसके ब्लॉकेट का कह रहा है कि जनाब हम इसे क्या करेंगे, टोटली बंद करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, तो डिबेट जो है हार्मोज की है, लेकिन थोड़ी सी शिफ्ट हो गई है। उसके बाद जनाब और क्या होगा, और हमें थोड़ा सा आइडिया होगा कि सॉफ्ट पावर्स वर्सेस हार्ड पावर्स।
ठीक है, ये कैसे हमें नज़र आ रहा है इस वॉर के अंदर। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और जिसकी बहुत अच्छी केस स्टडी आपको इस आर्टिकल के अंदर से केस स्टडीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, लॉजिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनको आप एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हो। अच्छा जनाब, चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हम लोग जब पढ़ रहे हैं मिडिल ईस्ट की वॉर के बारे में, सबसे पहला पॉइंट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मिडिल ईस्ट की वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या होता है कि पीस टॉक्स हो रही हैं, पीस टॉक्स हुई इस्लामाबाद के अंदर। ठीक है, और पीस टॉक्स होने से पहले ही जो डॉन का हमने आर्टिकल कवर किया था, हमने कहा था कि ये क्या है, हाई स्टेक्स टॉक्स है। ठीक है, एक ये हाई स्टेक्स हैं और सेकेंडली बहुत ज़्यादा रिस्की हैं। ठीक है, डेफिनेटली एक कंट्री है जो 1979 से लेके अब तक 2026 के मिड में जाके एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठ रहे हैं, उनके अंदर टेंशन बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि जनाब वो एक ही दफ़ा बैठेंगे टेबल पे और सारी चीज़ें जो है वो रिजॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा जो क्रूशियल मैटर्स हैं, स्पेशली न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के बारे में, ठीक है, तो इस जैसी चीज़ें जो हैं वो सारी की सारी जो हैं वो वन गो में हो जाएंगी। ये एक्सपेक्ट करना ही गलत था। क्या जनाब बात हुई, ठीक है, उन्होंने टॉक्स की। टॉक्स में जो इशू आया, इशू मेन क्या आया, न्यूक्लियर रिचमेंट का इशू आया। कैसे, ईरान ने कहा था कि मैं, अच्छा जनाब, ईरान वर्सेस यूएस लिख लेते हैं हम। ईरान ने कहा था कि जनाब ठीक है, मैं 5 ईयर्स के लिए अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो पेंडिंग करता हूँ, जबकि यूएसए ने कहा था कि नहीं, आप 5 सालों के नहीं, आप अगले 20 सालों के लिए, 20 ईयर्स के लिए जो है वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है इसे पेंडिंग करें। डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा इशू रहा इस टॉक के अंदर। ठीक है, उसके बाद थोड़ी बहुत ही डेवलपमेंट्स हुई। डेवलपमेंट्स में अगर हम लोग बात करते हैं जनाब, तो सबसे पहले क्या आया, सबसे पहले तो ये आया जनाब कि एक क्रिटिसिज्म आया डेफिनेटली स्पॉयलर्स की तरफ से। क्या स्पॉयलर्स की तरफ से क्रिटिसिज्म आया कि जो टॉक्स जो थी वो फेल हो गई हैं। भाई अगर फेल हो गई हैं तो वाई द राउंड 2। ठीक है, राउंड 2 होने जा रहा है नेक्स्ट वीक इस्लामाबाद में, तो इसका मतलब ये होता है कि वो थोड़ा सा ना आपका थोड़ा सा कह लो कि इन दोनों के मामला जो बहुत ज़्यादा हार्ड कोर थे उसके अंदर थोड़ी सी नरमी हुई है। ठीक है, अभी डेफिनेटली हम अगर अभी अपने कंट्री की बात देखें तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो भी विज़िट पे गए हुए हैं। ठीक है, हमारे जितने फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी विज़िट पे हैं। उसके बाद हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं, ठीक है, आर्मी चीफ़ हैं वो भी हैं। उसके बाद हमारे जो इकॉनमी वाले हैं, इकनॉमिक मिनिस्टर्स हैं वो भी। तो कहीं ना कहीं हम अपनी तरफ से एक बेस्ट डिप्लोमेटिक एफर्ट कर रहे हैं और इवन इसी चीज़ को यूएस ने भी सराहा है और उसने पाकिस्तान को क्या कहा है कि इस वॉर के अंदर अगर हम मीडिएटर के रोल की बात करें तो एक सिंगल मीडिएटर है। लास्ट टाइम भी हमने कवर किया था कि पीछे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, लेकिन ऑन फ्रंट मीडिएटर कौन है, वो पाकिस्तान अपना रोल अदा कर रहा है। और इवन कि ये तो रिसेंटली उनकी वाइट हाउस की सेक्रेटरी ने बयान भी दिया था कि जनाब जो पाकिस्तान है दैट इज़ द ओनली मीडिएटर। ठीक है, ये बात होगी। सेकेंड राउंड होने जा रहा है। ठीक है, ये चीज़ आ गई, तो मीनिंग दैट जो हमारा राउंड 1 था ना, दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल, कि अब राउंड जो है वो 2 होता जा रहा है। ठीक है, डेफिनेटली अब बहुत सारे लोग आए, हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया, हम लोगों को आइडिया हुआ कि उनकी बहुत क्रेडिबल लोग आए, बैठे, उन्होंने बात की, बट एक्सपेक्टेशन थी, ठीक है, कि यार ये वन गो में चीज़ें जो हैं वो सेटल नहीं होंगी, ये थोड़ा लॉन्ग पीस प्रोसेस चलेगा। यहाँ से हमें ना एक पॉइंट मिलता है कि ठीक है, जितनी मर्जी टेंशन हैं, डिप्लोमेसी जो है, ठीक है, वो क्या है, डिप्लोमेसी स्टिल अलाइव। ठीक है, कि अभी भी मामलात जो हैं वो डिप्लोमेसी के ज़रिए हल करने की एफ़र्ट जो है वो की जा रही है। ठीक है, अब हम लोग मतलब अब आपने ट्रंप की स्टेटमेंट पे नहीं जाना। ठीक है, ट्रंप की तो हर 2 घंटे बाद स्टेटमेंट आ जाती है कि जनाब ये हो गया तो वो हो गया। ठीक है, जैसे उसने ब्लॉकेट की बात की है, जैसे ही अब ब्लॉकेट वाली बात कर लेते हैं जनाब। ब्लॉकेट में क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हम जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है इसको क्या करते हैं, ब्लॉकेट करते हैं या ब्लॉक करते हैं। ठीक है, ब्लॉकेट वही ब्लॉकेट का मतलब ऑलरेडी समझाया कि टोटली बंद करना। ठीक है, अब अगर नेवल ब्लॉकेट करते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल यूएसए जो है वो इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का नेवल ब्लॉकेट करता है, तो इससे क्या होगा, एक तरह से ना देखें, पहले ही इकॉनमी जो है दुनिया की वो डिस्टर्ब हो गई है। ठीक है, फ्यूल की वजह से। ठीक है, ऊपर से जो हमारी दुनिया की ट्रेड है, उस ट्रेड के अंदर सबसे बड़ा जो हब है, सबसे मेजर जो है कंट्रीब्यूटर है, वो कौन है जनाब, दुनिया की ट्रेड के अंदर मेजर कंट्रीब्यूटर जो है, मेजर इंडस्ट्री किसकी है, चाइना की है। ठीक है, 45 डेज़ प्लस हो गए इस वॉर को स्टार्ट हुए, लेकिन इस स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से जो चाइनीज़ शिप थे वो पास हो रहे थे। ठीक है, वो आ भी रहे थे, वो जा भी रहे थे। अब उन शिप्स के अंदर क्या है, वही इंडस्ट्री चलानी है तो डेफिनेटली रॉ मटेरियल होगा, फ्यूल होगा। ठीक है, ताकि एक इंडस्ट्री का जो पहिया है वो चलता रहे। अब चाइना इतना बड़ा हमारे पास क्या है, एक्सपोर्टर है। ठीक है, और ईरान का पार्टनर है। अगर ये ब्लॉकेड होता है, ठीक है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है उसको ये यूएसए जो है वो ब्लॉक करता है, तो ये मतलब ये शिप्स जो हैं ये पास नहीं होंगी।
ठीक है। जब ये शिप्स पास नहीं होंगी तो डेफिनेटली चाइना की इकॉनमी, ठीक है, एक तो आप ग्लोबल हालात की वजह से जो सफ़र करते हो, जो आपकी अपनी उनकी डोमेस्टिक है ना, डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऑफ चाइना जो है वो हिट हो जाएगी, ठीक है, वो सफ़र करने लग जाएगी क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आएगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है चाइना वॉर्स नेवल ब्लॉकेड ऑफ हार्मोन्स, यहाँ पे मैं चाइना वॉर्न्स नेवल ब्लॉकेड ऑफ हार्मोन्स एग्रावेट कन्फ्रंट्रेशन, ठीक है, इवन कि इस पर उन्होंने बात भी की थी। अगेन एक और चीज़ यहाँ से समझने वाली पॉइंट है, उसको हम समझते हैं। देखें, अगर यहाँ पे सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, अगर यहाँ पे ना फॉर एग्जांपल नेवल ब्लॉकेड होता भी है तो इस ब्लॉकेड की वजह से ना जो भी शिप्स वहाँ से पास कर रहे हैं ना, ठीक है, उनका रिस्क बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, रिस्क हाई हो जाएगा कि मतलब वो पास हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल अब डेफिनेटली कोई छोटे बड़े शिप्स तो वहाँ से पास नहीं होने ना, बड़े बड़े कार्गो पास होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और उसने पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि देखें जब शिप जाता है ना तो उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हर शिप की क्या होती है, इंटरनेशनल सिनेरियो में इंश्योरेंस होती है। अब जब एक बहुत रेड जोन वाले एरिया से आप पास कर रहे हो तो आपकी इंश्योरेंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, ठीक है, कि एक तो रिस्क है कि वो शिप जो है तबाह भी हो सकती है, लेकिन अगर वो सपोज तबाह होने वाले चांसेस हम देते हैं कि अच्छा कोई उसे हिट नहीं करेगा, तो उसकी जो इंश्योरेंस प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही चीज़ों की या शिप्स की इंश्योरेंस प्राइस ज़्यादा हो जाएगी, अगेन ये आपका कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल इकॉनमी के अंदर, ठीक है। ग्लोबल इकॉनमी के अंदर क्या, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है, कि सामान जब बहुत ज़्यादा महंगा रहा है, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में कॉस्ट और रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ बनेगी डेफिनेटली वो क्या होगी, वो चीज़ महंगी होगी और इन्फ्लेशन की जो पीक है दुनिया में वो इंक्रीज़ हो जाएगी। चीज़ें महंगी, या तो चीज़ मिलेगी नहीं और अगर मिल रही होगी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिल रही होगी। ये पॉइंट समझ आया। उसके बाद एक और चीज़ है, अब हम लोग ये नेवल ब्लॉकेड के कॉन्टेक्स्ट में एक और बात करते हैं। अब जो है वो ठीक है, यूएसए ने तो कह दिया कि ब्लॉकेट करता हूँ, लेकिन अगर हम देखें तो एक तरह से ट्रंप ने खुद कहा कि जी निगोसिएशन का हम करने जा रहे हैं और ये वो, ठीक है, और दूसरी तरफ से फिर वो हार्मोस का ब्लॉक करने का थ्रेट कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक यूएसए जो है वो एक तरफ से तो डेफिनेटली निगोसिएशन करना चाह रहा है, ठीक है, बातचीत टॉक्स के ज़रिए मामलात को हल करना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक तरह का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, किसके ऊपर, ईरान के ऊपर। प्रेशर क्या एक्सर्ट कर रहा है कि ये एक उसने पहले भी मतलब बहुत बड़ा थ्रेट किया था खार्क आइलैंड के बारे में, ठीक है, जो हमने बड़ा डिटेल में कवर किया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मतलब कि कह लें कि एक इकोनॉमिक बैकबोन है खार्क आइलैंड जो है वो ईरान की, उस पर उसने थ्रेट किया कि अगर आप लोग डिप्लोमेटिकली हमसे टॉक्स नहीं करेंगे, डील नहीं करेंगे तो हम इसको तबाह कर देंगे। अब वो ब्लॉकेट कर रहा है हार्मोस का, तो मीनिंग दैट कि वो क्या कर रहे हैं, ईरान के ऊपर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है। तो डिप्लोमेसी वो कर रहा है, लेकिन वो कौन सी टाइप ऑफ कह लें कि हम डिप्लोमेसी कर रहे हैं, वो कोरेसिव डिप्लोमेसी कर रहा है, बार बार मेंटली इकोनॉमिकली जो है ना या स्ट्रेटेजिकली वो क्या कर रहा है, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ठीक है, वो अपनी बात मनवा रहा है, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ दिस कि भाई तुम ये नहीं करोगे तो मैं ये कर दूंगा, ठीक है। तो एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस वक्त जो है यूएसए वो कुरेसिव डिप्लोमेसी यूज़ कर रहे हैं, यानी कि एक थोड़ा सा हमें 21st सेंचुरी की इस मतलब कि डिके के अंदर कुरेसिव डिप्लोमेसी भाई सुपर पावर जो है इसका हमें थोड़ा सा नज़र आ रहा है, बड़ा प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है, ठीक है। चाइना ने क्या किया, चाइना ने फ़ौरन उनके मिनिस्टर ने बात की, उन्होंने कहा कि अगर आपने ये ब्लॉकेट करने की कोशिश की, यहाँ से हमारे जहाज़ गुजरते हैं, ठीक है, अगर आपने ये किया तो आपके साथ अच्छा नहीं होगा। तो मतलब एक्शन का रिएक्शन चाइना ने भी दिया। तो कहीं ना कहीं टसल्स के अंदर ना जो हम लोग कहते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी, तो इस वक्त जो डिप्लोमेसी जा रही है ना वो कौन सी जा रही है, और इसका आगाज़ किसने किया है, यूएस ने किया है कुरेसिव डिप्लोमेसी का, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता कहीं ना कहीं आहिस्ता आहिस्ता अंदर कौन इन्वॉल्व होता जा रहा है, चाइना इन्वॉल्व होता जा रहा है। आल्दो कि उनकी कोई हार्ड लाइन स्टेटमेंट नहीं आई चाइना की तरफ से, लेकिन उन्होंने कहा कि जनाब अगर हमारे शिप्स को कुछ हुआ तो फिर हम देख लेंगे। अच्छा, जो ब्लॉकेट की बात हो गई, ठीक है। तो अगेन एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस एकेडमिकली बता रही हूँ कि अगर वो ब्लॉकेट होता है ना तो आपका जो सप्लाई चेन है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई चेन के डिस्टर्ब होने से सारी इकॉनमी जो है वो आपकी ग्लोब की डिस्टर्ब होगी, और स्पेशली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो बाहर से बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट करती हैं, लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, तो उनके लिए, उनकी इकॉनमीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ये जो है मसला हो जाएगा। उसके बाद और क्या है, उसके बाद एक और पॉइंट है अच्छा सा है, उसको भी देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। डिफ्यूजन ऑफ पावर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, ठीक है। देखिए ईरान का मसला था, ठीक है, ईरान और यूएस आपस में चल रहे थे, ठीक है।
ना चाहते हुए अंदर एज अ मीडिएटर पाकिस्तान इन्वॉल्व हुआ। पाकिस्तान के साथ साथ पीछे इजिप्ट आ गया, ठीक है, उसके साथ KSA आ गया, ठीक है, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की स्टेटमेंट्स आ गई, उसके बाद EU की अप्रिसिएशन आ गई, उसके साथ चाइना ने अपनी बात कर दी, ठीक है, उसके बाद और क्या होना आ गया, चाइना के साथ फ्रांस आ गया, ठीक है, फ्रांस के साथ फिर स्टेटमेंट इटली की भी आ गई, ठीक है। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, ये जो मैटर था वो इन 2 कंट्रीज़ का था, ठीक है, लेकिन रिजॉल्व करने के लिए पाकिस्तान एज अ मेजर मीडिएटर है, लेकिन बहुत सारी इन दोनों के मैटर को सॉल्व होने के पीछे चाइना का भी इंटरेस्ट है, EU का भी इंटरेस्ट है, अगर पीस के लिहाज से बात की जाए तो UN का भी इंटरेस्ट है, अगर मिडल ईस्ट कंट्रीज़ की बात जाए पाकिस्तान, इंडिया, KSA, इन सब का इंटरेस्ट है, फ्रांस और यूरोप की बात की जाए, फ्रांस, इटली, इनका इंटरेस्ट है। मीनिंग दैट जो पावर है ना टू मेक अ डिसीजन वो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफ्यूज़ हुई है, ठीक है। अब चाइना मतलब कि ये हमारे पास कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी तरफ से नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मतलब कि ट्रंप ने ये कहा है कि अगर लाइक चाइना जो है वो ईरान को वेपन्स दे रहा है या सपोर्ट कर रहा है तो चाइना को इसकी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, जबकि चाइना के जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्ट किया कि हम कोई ईरान को नहीं कर रहे, ईरान अपने ओन पे सारा कुछ कर रहा है। तो इस वक्त जो है ना वो ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, एक वक्त था कि जो सुपर पावर डिसीजन लेती थी वही होती थी, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल एक वक्त के लिए हम लोग मान ही लें कि जनाब जो है वो, वैसे सपोज है, ठीक है, ये कोई रियल टाइम सिचुएशन नहीं है, सपोज हम कहते हैं कि USA जो है वो सुपर पावर है और उसने ये कहा है कि मैं खार्क आइलैंड को जो है वो तबाह कर दूंगा, ठीक है, वो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि अगर वो डिस्टर्ब हो जाएगा तो सारे का सारा, अगर वो डिस्टर्ब होता है फॉर एग्जांपल, सबसे पहले क्या होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस जो है उस पर क्लैश आएगा, अगर वो कंट्रोल होती है तो पूरी दुनिया का जो इंटरेस्ट है वो कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये नहीं कर सकता, ये सुपर पावर होने के बावजूद इसके पास मिलिट्री भी है, ठीक है, इसके पास पावर भी है, इकोनॉमी भी है, ठीक है, जो भी है, फिलहाल वर्ल्ड ऑर्डर को ये कहता है कि जी मैं कंट्रोल कर रहा हूँ बहुत अच्छे से ये वो, लेकिन ये नहीं कर सकता। तो हमारे पास 2026 के अंदर जो है बड़ी क्लासिकल स्टडी है किसकी, डिफ्यूजन ऑफ पावर इन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, कि आप अब जो है वो सिर्फ सुपर पावर्स जो हैं वो अपने इंटरेस्ट को देख के नहीं, क्योंकि इस वक्त जो मिडल ईस्ट रीजन है ना वो इतना क्रिटिकल रीजन है जहाँ पे सबके इंटरेस्ट, अगर बेशक वो चाइना है, रूस है, USA इटसेल्फ है, KSA है, पाकिस्तान है, इंडिया है, कोई भी कंट्री है, उनके इटसेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा इनके ईरान के साथ जो है मिडल ईस्ट रीजन के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये एक बात आपने याद रखनी है। तो एक और बात ब्लॉकेज पे ही आया, हार्मोज के ब्लॉकेट पे ही, कि जब इसने कहा था ना, ट्रंप ने कहा कि ब्लॉकेट करते हैं, तो जो उनका पेंटागन था और उनके जो जर्नल्स थे उन्होंने कहा था कि जनाब ये आप कह तो रहे हैं लेकिन आपका जो ये डिसीजन है ये क्या है, ये सस्टेनेबल नहीं है, अगर हम लोग कर भी लेना सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल क्यों नहीं है, क्योंकि इससे पहले भी हमने स्टेट ऑफ हार्मस पे बहुत दफ़ा बात की है कि स्टेट ऑफ हार्मस जो है वो इतनी नैरो पट्टी है, ठीक है, कि वहाँ पे कोई भी चीज़ जाएगी प्रॉपरली, मतलब वो विजिबल होती है, वो ईरान से ढकी छुपी चीज़ नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल नेवीज़ आ भी जाएँ, ठीक है, US की ये वो, तो ईरान को बड़ा इजीली ईरान उनको टारगेट कर सकता है, ठीक है। और ओवर दैट उनका एक तो ये डिसीजन सस्टेनेबल नहीं है, और सेकंड उन्होंने कहा था कि इसकी हमें इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लास्ट टाइम हमने बात की कि उसने क्या कहा था कि 1.5 ट्रिलियन US बजट जो है वो इंक्रीज़ करें, कि हमें जो है वो कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और एक चीज़ और, इनकी टॉक्स के अंदर जहाँ न्यूक्लियर वाली बात पे इशू हुआ है ना, वहाँ पे एक और मज़े की बात हुई है। ईरान ने ये कहा है, ईरान ने क्या कहा है जनाब, ईरान ने कहा था कि जनाब न्यूक्लियर वाला तो इशू है ही है, ईरान ने डिमांड किया है USA से किसकी, किस चीज़ की, वार कॉस्ट की, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक है कि जो कंट्री पहले जंग स्टार्ट करेगा तो उस वॉर के अंदर जितना भी फाइनेंशियल लॉस होगा वो कंट्री पे करेगा। अब जैसे US ने वॉर स्टार्ट की, ठीक है, US ने जाके मतलब कि उनकी इंटरनल पॉलिटिशियंस को हिट किया, ठीक है, उनके सुप्रीम लीडर को हिट किया, स्टार्ट जो था वो वॉर USA की तरफ से थी। तो एज़ पर इंटरनेशनल लॉज, और ये भी ईरान का कंसर्न है कि आप हमारे साथ डिप्लोमेसी करें जो करें, लेकिन एज़ पर इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक करें, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करें और हमारी सवरेनिटी को क्या करें, रिस्पेक्ट करें। तो ये सारी बात जो है, तो वो वॉर कॉस्ट भी जो है इस वॉर की, अब देखें वॉर मतलब कि ये 47 डेज, क्या हो गया,
कोस्ट की बात करें तो 47+ डेज़ हो गए हैं इस वॉर को, तो 47 डेज़ में कितनी ज़्यादा नुकसान हुआ होगा। ठीक है, चलिए अभी तो ये एक हफ्ते से वो 2 हफ्तों का चलो पीस टॉक हुआ है या ट्रूस हुआ है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लैशेस नहीं हैं, लेकिन स्टिल 47 डेज़ हैं और आगे पता नहीं कब तक जाएगी। तो उसका एक वॉर लॉस जो है वो टोटल सारे का सारा कौन देगा? अगर इंटरनेशनल लॉज को फॉलो किया जाए तो वो यूएसए देगा। ठीक है, तो अगेन इकोनॉमिकली ये वॉर जो है वो यूएसए को बहुत महंगी पड़ रही है, ऑफ द फैक्ट कि वो पॉलिटिकल जो है वो सुपर पावर है। ठीक है, लेकिन सुपर पावर है, लेकिन उसके साथ उसकी जो ये क्लैश है उसके साथ सब बहुत सारी स्टेट्स के एक कह लें कि इंटरेस्ट अटैच हैं, और ओवर दैट कि वो एक तरह से कहता है कि नेगोशिएशन करनी है और दूसरी तरीके से वो थ्रेट करके प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो और थर्ड बात ये कि इस वॉर के अंदर जो है, हाँ अगर कोई ऐसी छोटी मोटी वॉर होती जिस पे दूसरे कंट्रीज़ का इम्पैक्ट ना होता तो शायद हम भी आज इस बात को डिस्कस ना कर रहे होते। इसकी स्ट्रेटजिक पोजीशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेटजिक चौक जो है वो जल्दी से जल्दी कंक्लूड होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्ट्रेटजिक चौक पॉइंट की वजह से। और प्लस चाइना ने अपने आप को सॉफ्ट पावर के तौर पे इंसर्ट किया। सिर्फ कल जो है वो स्टेटमेंट आई है उनकी कि अगर यूएस ने हमारी नेवल शिप को या हमारे ऑयल के टैंकर्स को कोई प्रॉब्लम की, स्टेट ऑफ हॉर्मस से पास ना होने दिया, तो हम रिटेलिएट करेंगे। ठीक है, तो ये कल उनकी आई है। और कंटिन्यूसली यूएसए जो है वो अपने आप को क्या क्या इंसर्ट कर रहा है? हार्ड पावर इंसर्ट कर रहा है। ठीक है, क्या एक तो अपनी उनकी सवरेनिटी को जो है वो वॉयलेट किया, ठीक है, सुप्रीम लीडर को करके, ऊपर से आप लोग उन्हीं की अपनी जियोग्राफिकल लोकेशन को कह रहे हो कि हम ब्लॉक करेंगे। ठीक है, और साथ में फिर आप कहते हो कि चलें ठीक है हम टॉक्स भी करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो अगर हम लोग डिप्लोमेटिकली बात करें तो जो चाइना जो है ना ईरान है, ठीक है, उसकी बात क्या है? उसकी बात यही है कि हम टॉक्स करते हैं। ठीक है, ईरान ने अभी तक यही कहा है कि हम जो हैं वो टॉक्स करते हैं, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आर सवरेनिटी, या ये हमें हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम से रोकें। ठीक है, या ये इतना ज़्यादा इन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है तो ये वॉर कॉस्ट हमें ना दें। ठीक है, तो लेट्स सी वो तब राउंड 2 होगा तो हमें आइडिया होगा। लेकिन ये कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई थी। ठीक है, बाकी जो चीज़ें थी मेजर डेवलपमेंट्स वो मैंने यहाँ पे बोल के आपको बता दी है। अगेन ये हमारे पास जो था ये सेकंड लेक्चर था। इसका पहला लेक्चर जो है जिसमें हम लोगों ने पीस टॉक से पहले की सारी डेवलपमेंट्स कवर की थी, तो वो वहाँ से है। तो ये दोनों लेक्चर्स जो हैं वो आपने मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को समझने के लिए लाजमी कवर करने हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो टाइम निकाल के उसे देख लीजिएगा, काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। आई होप सो कि गाइज़ ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और डेफिनेटली अगर आप एक सीक्वेंस में चीज़ों को, इवेंट्स को कवर करेंगे ना, तो आपको मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स जो है वो समझ भी आएगी कि अच्छा यार कब कौन कहाँ कैसे क्या कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगेन ये वर्ड बहुत ज़्यादा हमारे यूज़ होता है लेक्चर के दौरान, कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कल को ये आर्टिकल पुराना हो जाएगा, जो चीज़ आपके काम आएगी कल को नॉलेज के लिहाज से, वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी कि आपको चीज़ों की कितनी नाउ हाउ थी। तो जनाब अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो या आपके नॉलेज में थोड़ा सा भी इजाफा हो तो प्लीज़ डू अ लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।